जो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफलता ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अतीत से वर्तमान कक्षा 7 का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है कहाँ, कब और कैसे। क्या है? कहाँ, कब और कैसे। ठीक, देखिए अध्याय का नाम कहाँ, कब और कैसे। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुषी पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। मैदान में कैसा माहौल था? तो मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पांडों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वे लोग ऐसा पांडले में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था वहाँ। क्विज यानी एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी और माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुषी सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तन हो जाता है। अपने कक्षा 6 अतीत से वर्तमान भाग 1 में हर्षवर्धित के शासनकाल तक पढ़ा था। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले भात और बाद के भात में कौन कौन से परिवर्तन हुआ। इन पहले जो था अब कैसा है, परिवर्तन देखेंगे हम लोग। ठीक है। समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते हुए हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों में के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन वैशाली संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहाँ के खाना पान, पहनाव आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन वैसे में भी हो जाएगी। यानी जब जहाँ आप रहते हैं वहाँ वैसा ही ऋतुवान हो जाता है। परिवर्तन दिखने लगेंगे। आगे की चर्चा हम मोटे तौर पर 1950 से 1750 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी के माध्यम से 18वीं शताब्दी के माध्यम तक लगभग 1000 वर्ष के में होने वाले परिवर्तन के समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम से प्रयोग भारत और इंडिया पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये नाम 13वीं शताब्दी में तुर्की सत्ता की स्थापना, तुर्कों की चर्च विस्तारित रूप में इनका इकाई 3 में दिए के बारे में के बाद प्रचलित हुआ है। यानी जो तुर्की था उसका तीसरा सत्ता में इसका नाम का प्रचलित हुआ था। ठीक है। यहाँ औरंगजेब के अधीन मुगल का साम्राज्य था, इसको देख लीजिएगा।
30वें भारत। उसके बाद उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे, यानी अधिकारी था। लगभग 3 शताब्दी सप्ताह मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तु संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अत्यंत वर्षों के बाबर के वंश औरंगजेब के समय हुआ, यानी बाबर का वंश के समय हुआ औरंगजेब। इस प्रकार हमारा राज्य बिहार का नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। कौन किया था? तो इतिहासकार महराज ए सिरज ने किया था। कौन किया था? महराज ए सिरज ने 13वीं शताब्दी में बिहार शब्द का प्रयोग किया था। व्यवहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया। विहारों का इस भूमि को क्या नाम दिया? अर्ज ए बिहार। और मुगल काल की चर्चा इकाई 4 में विस्तार रूप से करेंगे। मैं अकबर ने इस प्रांत के रूप में गठित किया। मानचित्र 1 के 8वें प्रमुख राज्यों की सूची बनाइए। मानचित्र 2 करीब 700 सालों के बाद 17वीं शताब्दी के उद्धात में औरंगजेब के विशाल समाज दिखता है। इसके भी प्रमुख राज्यों की सूची बनाइए। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आश्रित भिन्न कलपुंजों और मशीनों का व्यवहार प्रयोग खेती, कल कारखानों आदि का उद्योग कहलाते हैं। ठीक है। दोनों मानचित्रों का अवलोकन करने पर आप क्या अंतर पाए हैं? चर्चा करें। मध्य युगन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। जब भारत का मध्य युग था बराबर था तो तभी भारत का जीवन एक कृषि पर ही निर्धारित था। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियां के संकेत मिलते हैं। इनमें वर्जित व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए अब हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन पर एक नज़र डालें। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन है। यानी प्राचीन समय से ही खेती एक क्या है? आय की प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों की खुदाई के लिए कुदाल या फुहारे का इस्तेमाल होता था। बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। यानी पहले आदमी का साधन नहीं था, कुछ नहीं था, तो किससे? कुदाल से करते थे। तब होते होते क्या आया? हल आया। हल बैल खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षों के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठे कर सिंचाई की जाती थी। कुओं से भी सिंचाई होती थी। कुओं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई टेक्निक
यात्रा प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अर्गटट या टैंक घंटी यात्रा का इस्तेमाल प्राचीन समय में ही होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट में जंजीर लगी होती थी जो पानी को गहराई से निकाला जाना संभव बनी थी। वह दांत पहिए इन्हें पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बने थे। चित्र 1 में देखिए, आज भी कई गांव में कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आप आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कतार के लिए केवल हाथ चलाने वाले पहिए और तकनीक का प्रयोग होता था। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में रखे का प्रयोग होने लगा। धुनकी भी संभव इसी समय भारत में आए, जहां रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिलजुल परंपरा का विकास हुआ। इससे ही गंगा यमुना संस्कृत कहते हैं। गंगा जमुना यमुना संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहने का रहते थे। इसके बारे में विस्तार रूप से आप आगे की इकाई में पढ़ेंगे। क्या आपको आपके गांव में गंगा यमुना संस्कृत की झलक देखने को मिलते हैं? प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब में एक कवि अबू जिलस सिंधी ने एक अरबी गीत का उद्धरण दिया जिसमें वह भारत दिल खोलकर प्रशंसा करता था। मेरे मित्रों ने नहीं माना और ऐसी अवस्था में ये बात ठीक नहीं थी जब भारत की और युद्ध में भारत के तीर की प्रशंसा हो रही थी। अपने प्राणों की शोधन यहाँ वह भूमि है जब इसमें पानी बरसता है तब उससे उन लोगों के लिए दूध मोती और लाल उगते हैं जो श्रृंगार में रहते हैं। इसकी मुख्य विचार को कस्तूरी कपूर अकबर अगर और अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ उन लोगों के लिए है जो जैसे हो और भांति भांति के इत्र जयाफल सबुनी हाथ दांतों सगोई की लकड़ी और चंदन है और ये बब्बर शेर चीते हाथी तथा हाथी के बच्चे होते हैं। यहाँ के पक्षियों में मुगल तोते मोर और कबूतर है। वृक्षों में यहाँ नारियल अबुनस और काली मिर्ची के पेड़ हैं और हथियारों के तलवार जिनको कभी शरीर की आवश्यकता नहीं होती यहाँ ऐसे भले हैं जब ये हिले और उन सोने की सेना हिल जाए। तो क्या मूर्ख में विश्वास कोई और भी ऐसा जो भारत में इन गुण को अवस्थित कर सकता है। इस समय स्थान धर्म में भी काफ़ी बदलाव आया। इस देश में बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म में मानने वाले लोग बहुत सारे देवी देवता का पूजा करते हैं, उन्हें कई तरीके से पूजते हैं। कभी कभी अंकुटन में होम हवन भी करते थे जिसे यज्ञास कहा जाता था। आधुनिक युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिले। यूँ तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग पर्याप्त विष्णु शिव राम कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा वेदांत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपड़ा खोपड़ी धारण करना था, कपास में ही भोजन ग्रहण करते थे। जैसे कि आपको याद होगा कि गुप्त काल में
विश्व प्रसिद्ध लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। आप उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इससे कृष्ण की रसलीला का बड़ा महत्व था। गुप्त काल में माता देवी का उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री कालीन आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी में इसका उपासना का तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत माध्यान्ह युग का पूजा तथा यज्ञ अनेक प्रकार के अर्चन व्यवस्था था। इस काल समाज के ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों की निर्माण रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत में लोग शासन अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इसके बारे में आप इकाई 2 में पढ़ेंगे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में हुई। भारत में इस विचारधारा के कई संतन हुए जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं, कबीर। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।